फिल्म की शुरुआत होती है सन 1719 में, यानी कि आर्नोल्ड वाली प्रेडेटर के तकरीबन 250 साल पहले। अगर आपने इस सीरीज के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं इस सीरीज की एक और रोमांचक फिल्म प्रे। ये कहानी है अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे बसे कोमांची कबीले की। उस कबीले में एक लड़की नारू अपने भाई ताबे और माँ के साथ रहती थी। हर सुबह उसकी माँ उसे लात मार के उठाती थी ताकि नारू और लड़कियों के साथ जाके शकरकंद खोद के ला सके। लेकिन नारू का मन शकरकंद उखाड़ने में बिल्कुल नहीं था। वो तो कबीले में बाकी लड़कों की तरह शिकारी बनना चाहती थी, खास करके अपने भाई ताबे की तरह। उसके मन में तीव्र इच्छा थी कि वो खुद को एक लायक शिकारी के रूप में सिद्ध कर सके, और उसकी ये इच्छा निराधार नहीं थी। वो वाकई में धनुष, फरसा और दूसरे कई हथियार चलाने में पारंगत थी। लेकिन लड़की होने की वजह से कोई भी उसे शिकार करने लायक नहीं समझता था। नारू का अगर कोई जिगरी यार था तो वो था उसका प्यारा और जांबाज कुत्ता सरी। एक दिन जब वो जंगल में शकरकंद खोदने गई हुई थी, तब सरी सूंघते हुए उसे एक हिरन तक ले जाता है। उस हिरन को देख उसके अंदर का शिकारी जाग जाता है। तभी आसमान में कुछ तेज आवाज होती है, मानो कोई बहुत बड़ी चीज ऊपर से गुजरी हो। उस आवाज से घबराकर हिरन वहां से भाग जाता है। नारू सरी को हिरन के पीछे भागने का इशारा कर खुद तेजी से हिरन के साथ साथ भागने लगती है। लेकिन उसकी काफी कोशिशों के बाद भी हिरन बचकर भागने में सफल हो जाता है। तभी नारू को सरी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। जब वो सरी के पास पहुंचती है तो उसकी पूंछ को एक मेटल ट्रैप में फंसा पाती है। वो तुरंत ही उसे आजाद कर उसकी चोट पे जड़ी बूटी लगा उसे शांत करती है। उस मेटल ट्रैप को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उसका परीक्षण करने लगती है। तभी उसे फिर से उस बड़ी चीज के समीप से गुजरने की तेज आवाज आती है। नारू उस आवाज का पीछा करने का ठानती है। जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचती है तो वहां का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे ऊपर आसमान में आग और बिजली के बीच कुछ बहुत ही भव्य सा आगे बढ़ता दिखाई देता है। फिर उसी दिन दोपहर में नारू अपने भाई ताबे के साथ नदी किनारे शिकार कर रही होती है। वो एक चील पे निशाना साधे खड़ी होती है कि तभी ताबे उस चील पे तीर मार देता है। नारू हल्का सा गुस्सा होकर कहती है कि वो उस चील के नदी के इस पार आने की राह देख रही थी, ताकि शिकार करने के बाद चील को लाने उसे नदी के उस पार न जाना पड़े। ताबे नारू की सूझबूझ से चकित हो जाता है। फिर नारू ताबे को बताती है कि आज सुबह उसने आसमान में कुछ देखा। उसे वो थंडरबर्ड कहती है। उसे लगता है कि ये एक साइन था कि वो अब पूरी तरह से तैयार है अपने पहले शिकार, अपने कतामिया के लिए। कतामिया उसके कबीले की एक रिचुअल थी जिसमें कबीलेवासी को शेर जैसे किसी बड़े शिकारी प्राणी का शिकार करना होता है, जिसके बाद ही उस कबीलेवासी को एक शिकारी का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन ताबे को नहीं लगता कि नारू अभी शिकारी बनने के लिए तैयार है। फिर वो लोग अपने घर लौट जाते हैं। नारू अपनी माँ को बताती है कि आज सुबह उसने हिरन का शिकार कर ही लिया था। फिर इस पर उसकी माँ स्नेह पूर्वक उसे समझाती है कि लड़कियां शिकार नहीं करती हैं। नारू दूसरी कई चीजों में निपुण है, उसे वो चीजें करनी चाहिए। ये सुनकर नारू मायूस हो जाती है। फिर उसकी माँ उसे जड़ी बूटी के लिए केसरी फूल लाने भेज देती है। उधर जंगल में वो बड़ी सी चीज, जो दरअसल एक प्रेडेटर स्पेसशिप था, धरती से अपनी उड़ान भरता है और जाते जाते पीछे छोड़ जाता है महाविनाशकारी प्रेडेटर। उधर केसरी फूल तोड़ के जब नारू लौट रही होती है तो उसे एक लड़के से पता चलता है कि एक शेर उनके कबीले से पूही नामक लड़के को उठा ले गया है। वो लोग उस शेर के पीछे पूही को ढूंढने जा रहे थे। वो लोग पूही को खोज रहे होते हैं। तभी सबसे आखिर में चल रहे लड़के को अचानक किसी प्राणी के गुर्राने की आवाज आती है। वो लड़का अपने पीछे की ओर निशाना साधे तैयार हो जाता है, लेकिन उस दिशा से वहां नारू उभरती है। नारू को वहां देखकर उनका लीडर नारू से कहता है कि उसे भला यहाँ किसने बुलाया, उन्हें खाना पकाने वाली नहीं बल्कि शिकारी चाहिए। तभी ताबे कहता है कि नारू उनकी मदद कर सकती है सुराग ढूंढने में, और अगर पूही जिंदा मिला तो ये दवाई दे सकती है। इसके बाद ताबे नारू को चैलेंज देता है कि उसे उस शेर को ढूंढना ही होगा। नारू उस चैलेंज को स्वीकार कर लेती है। घास में एक चींटी अदृश्य अवस्था में मौजूद प्रेडेटर के ऊपर रेंगते हुए चढ़ जाती है। तभी उस चींटी को चूहा खा जाता है और अचानक उस चूहे पर सांप झपट पड़ता है। तभी सांप प्रेडेटर को देख चूहे को छोड़ प्रेडेटर पे झपटने वाला ही होता है। उससे पहले ही प्रेडेटर सांप के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। आगे जाने पे सरी शेर के मल को खोज लेता है। तभी वहीं पत्ती पर नारू को खून नजर आता है। थोड़ा आगे जाने पे सरी पूही को ढूंढ ही लेता है। ताज्जुब की बात ये थी
कि शेर ने पूही को जिंदा छोड़ दिया था। वो लोग पूही को अपने साथ वापस ले जाने के लिए वहीं स्ट्रेचर के निर्माण कार्य में लग जाते हैं, जबकि नारू उसके घाव में जड़ी बूटी का लेप लगाने लगती है। फिर वो पूही को कुछ जड़ी बूटी में केसरी फूल मिला के खिला देती है, जिससे कि उसका खून ठंडा रह सके, क्योंकि खून जितना गर्म रहेगा उतना ज्यादा बहेगा। वहां से निकलते निकलते दिन ढल गया था। तभी ताबे कहता है कि वो वहीं रुककर शेर का शिकार करेगा। ये सुन नारू कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। नारू को जानना था कि आखिर शेर ने पूही को जिंदा क्यों छोड़ दिया। वहां कुछ था जिससे शेर डरकर भाग गया, पर ताबे नारू की एक नहीं सुनता है और नारू को बाकी सबके साथ वापस भेज देता है। फिर कुछ दूर चलने पे अचानक सरी एक तरफ को कुछ सूंघते हुए जाने लगता है। नारू अपने दल का साथ छोड़ सरी के पीछे पीछे चलने लगती है। सरी मरे हुए चूहे के पास जाकर रुक जाता है। नारू उस मरे हुए चूहे को देख कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर थोड़ा आगे पड़े उस सांप के धड़ पे पड़ती है। सांप की खाल उतरी हुई पड़ी थी। फिर थोड़ा आगे उसे प्रेडेटर के पंजे के निशान दिखते हैं और दिखते हैं सामने पेड़ पे खून के निशान। तभी अचानक उसकी टोली के लोग उसे खोजते हुए वहां आ जाते हैं। नारू उन्हें पैर के पंजे के निशान दिखाती है। एक लड़का कहता है कि शायद वो भालू के पंजे के निशान हैं, लेकिन नारू को यकीन था कि इतने बड़े निशान भालू के पंजे के नहीं हो सकते, और अगर भालू के निशान हैं तो फिर सिर्फ 2 पैर के ही निशान क्यों हैं, और सांप की खाल कौन ऐसे निकालता है। फिर नारू कहती है कि उसे अपने भाई ताबे को यह बताना होगा। ये कहकर वो जंगल की ओर निकल पड़ती है। लीडर पाका नाम के लड़के को नारू के साथ भेज देता है। फिर नारू घने जंगल की ओर बढ़ते जा रही थी। पाका भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी एक स्थान पे नारू को शेर के पंजे के निशान मिलते हैं। फिर अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस दिशा में बढ़ती है तो वहां अचानक से ताबे उसे खींचकर उसकी मशाल बुझा देता है। वो उसे समझाता है कि रोशनी करने से शेर भाग जाएगा, क्योंकि वो शेर के ही इलाके में है। फिर वो उससे उसके वापस आने का कारण पूछता है। तब नारू उसे उन पंजों के निशान और उस खाल उतरे सांप के बारे में बताती है। ताबे उसे फिलहाल शेर के शिकार पर ध्यान देने को बोलता है। फिर नारू उन्हें एक युक्ति बताती है कि वो लोग पेड़ पे चढ़कर शेर को लालच देंगे और उसके सामने आते ही नारू उसका शिकार करेगी। ताबे को ये आइडिया पसंद आता है। वो नारू से कहता है कि जब शेर उसके सामने होगा तो उसके पास सिर्फ एक मौका होगा खुद को साबित करने का। नारू और पाका एक विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़कर शेर का इंतजार करने लगते हैं। उधर ताबे मांस के लोथड़े से खून टपका के शेर को पेड़ के समीप आने के लिए प्रेरित कर रहा था। तभी अचानक शेर पाका पे झपट पड़ता है। उसके बाद शेर तुरंत पलट के वापस आता है। वो नारू पे झपटने की कोशिश करता है। वो बहुत ही रोमांचक दृश्य था। पेड़ की शाखा पे नारू भाला लिए मोर्चा जमाए खड़ी थी और ठीक उसके सामने खूंखार शेर नारू को अपने जबड़े में दबाने के लिए बेताब था। नारू उस पेड़ की ढाल के अंत तक पहुंच चुकी थी। तभी दूर पेड़ों के बीच एक तेज आवाज और लाल रोशनी को देख नारू का ध्यान भटक जाता है और ठीक उसी पल शेर नारू पे झपट पड़ता है। नारू का सिर एक पत्थर से टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को अपनी कुटिया में पाती है। उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे उसे घर लेके आया था। नारू शेर के बारे में पूछती है। माँ उसे बताती है कि ताबे शेर के पीछे दोबारा गया है। तभी ताबे जंगल से शेर मार के ले आता है। सारे कबीले वाले ताबे का स्वागत करते हैं। इनाम स्वरूप ताबे को कबीले का सेनापति बनाया जाता है। इसके बाद सब उसे बधाई दे जश्न मनाते हैं। नारू वहां से वापस अपनी कुटिया में जाने लगती है। तभी ताबे उसे आवाज देता हुआ उसके पीछे आता है। वो उससे कहता है कि उन दोनों ने आखिर ये कर दिखाया। लेकिन नारू उससे कहती है कि जंगल में शेर से भी खतरनाक कुछ है और इससे पहले कि वो उन सब के लिए खतरा बने, उन दोनों को उसे खत्म कर देना चाहिए। इस पर ताबे कहता है कि जंगल में जो कुछ भी है उसका शिकार वो अकेले करेगा, क्योंकि उसके मुताबिक नारू शिकार करने में सक्षम नहीं है। अगली सुबह नारू सरी के साथ अकेले ही प्रेडेटर का शिकार करने निकल पड़ती है। वहां एक स्थान पे उसे प्रेडेटर का खून नजर आता है। फिर वहीं समीप ही वो प्रेडेटर के पंजे के निशान का नाप लेती है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक जंगली खरगोश घास खा रहा होता है। वहीं पीछे से ताक लगाए उसे एक भेड़िया देख रहा होता है और उन दोनों पे नजर गड़ाए था प्रेडेटर। प्रेडेटर को अपने हंटर स्केल पे दोनों भेड़िए और खरगोश के शिकारी पने के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर भेड़िया खरगोश के पीछे भागने लगता है। भागते भागते आखिरकार भेड़िया खरगोश को दबोच ही लेता है। तभी प्रेडेटर की एक लात से भेड़िया दूर जा गिरता है। भेड़िया थोड़ा संभलते हुए जैसे ही दोबारा हमला करता है, प्रेडेटर अपने ब्लेड से भेड़िए को मौत के घाट उतार देता है और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी समेत भेड़िए का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। उधर जंगल में नारू भी जंगली खरगोशों का शिकार कर रही होती है।
काफी असफल कोशिशों के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। वो पेड़ की छाल से रस्सी बुनती है और फिर उस रस्सी को अपने फरसे पे बांध के अभ्यास करने लगती है। इसके बाद वो कई खरगोशों का शिकार कर एक पहाड़ पे बैठ के उन्हें भून के खाती है। रात वो वहीं पहाड़ पे गुजारती है। अगली सुबह वो फिर से प्रेडेटर के पंजे के निशान की दिशा में बढ़ जाती है। उधर प्रेडेटर शिकार किए हुए भेड़िए की खोपड़ी को एक ट्रॉफी की तरह अपने साथ रख लेता है। तभी प्रेडेटर को नारू के कुत्ते सरी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही खुद को अदृश्य अवस्था में ले जाता है। दूसरी तरफ नारू एक खुले मैदान में बहुत सारे जंगली भैंसों की लाश देख चौंक जाती है। उन सब भैंसों की खाल उतरी हुई थी। उसे समय भी एक सिगार का टुकड़ा पड़ा मिलता है। उधर प्रेडेटर भी नारू के पीछे पीछे आ रहा था। जंगल के अंदर सरी किसी गंध के पीछे आगे आगे भाग जाता है। तभी नारू को उसके सामने के पेड़ में फरसे के कई निशान नजर आते हैं। वो उस पेड़ की दिशा में आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी धपाक से वो जमीन के अंदर धंस जाती है। वो तो दम घोटू दलदल था और वो उसमें धंसते जा रही थी। वो लगभग पूरी तरह से डूब ही चुकी थी। तभी उस दलदल में डूबने से पहले उसकी एक आखिरी जी तोड़ कोशिश सफल हो जाती है। वो फरसे को एक पेड़ में फंसा देती है और उससे बंधी रस्सी से खुद को बाहर खींच निकालती है। दलदल से निकलकर वो खुद को और अपने हथियार को साफ कर चुकी थी। तब उसका साथी सरी वहां आता है। फिर वो दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक भालू नदी किनारे एक हिरण को खा रहा होता है। नारू भालू पर निशाना साध के उसे तीर मारने ही वाली थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ धनुष की डोर खुल जाती है। आवाज सुनते ही भालू नारू को देख लेता है और फिर तेजी से पहाड़ी के ऊपर दौड़ के आने लगता है। नारू अपनी जान बचा के नदी की ओर भागती है। भालू उसके बहुत ही करीब आ चुका था। नारू पानी के अंदर छलांग लगा देती है। भालू भी उसके पीछे पीछे नदी में उतर गया था। नारू एक चट्टान के अंदर से निकलते हुए लकड़ों के बीच घुस के खुद को भालू से बचाती है। तभी वहां प्रेडेटर के कटकटाने की आवाज आने लगती है। भालू जैसे ही पानी में लौटता है उसका सामना प्रेडेटर से होता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। नारू फटी आंखों से पहली बार प्रेडेटर को आंशिक रूप में देखे जा रही थी। प्रेडेटर भालू को उठाकर उसके रक्त से स्नान करने लगता है। नारू इस भयावह मंजर को देख बहती नदी में कूद जाती है। प्रेडेटर उसे बहते हुए देख लेता है। बहते बहते नारू वहां से दूर निकल जाती है। फिर नदी से निकलकर वो जंगल से गुजर रही थी कि तभी रास्ते में उसे उसके कबीले के साथी मिल जाते हैं। दल का लीडर उसे बताता है वो सब और उसका भाई उसी को ढूंढने निकले हैं। उसका भाई उसे ढूंढने जंगल की दूसरी तरफ गया हुआ है। नारू उन्हें बताती है कि उसने साक्षात दानव को देख लिया है और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने बचपन में कहानियों में सुना था। इस बात पे वे सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं पर वो उन्हें अनसुना कर वापस जंगल के अंदर जाने लगती है। तभी लीडर उसे वापस कबीले चलने के लिए बाध्य करने लगता है। इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। नारू भी कम न थी। वो लीडर पर भारी पड़ रही थी लेकिन वो लोग धोखे से नारू के हाथ बांधकर उसे कबीले में ले जाने लगते हैं। प्रेडेटर ये सब पेड़ के ऊपर से देख रहा था। फिर वो लोग दम भरने के लिए वहीं कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। तभी वहां किसी के आने की आहट होती है। वो जंगली चूहे थे। वे एक चूहे को तीर से मार देते हैं। लीडर जब उस चूहे की लाश को उठा के देख रहा होता है तभी उसे अपने शरीर पर 3 लाल किरणें दिखाई देती हैं और एक के बाद एक 3 पैने तीर आकर लीडर का काम तमाम कर देते हैं। फिर प्रेडेटर वहां प्रकट होता है और बारी बारी मारकाट मचाने लगता है। नारू ये सब देख तेजी से लीडर के नीचे से अपना फरसा निकाल खुद को आजाद कर वहां से भाग जाती है। नारू बस भागे जा रही थी और प्रेडेटर उसके पीछे। तभी अचानक नारू का पैर एक मेटल ट्रैप में फंस जाता है। प्रेडेटर उसके करीब आकर उस ट्रैप को देख ही रहा होता है कि तभी वहां फ्रेंच नाविकों का दल आ जाता है। वो फ्रेंच नारू को अपने साथ ले जाके कैद में डाल देते हैं। नारू के कुत्ते सरी को भी वो लोग कैद कर लेते हैं। उनका लीडर एक बेरहम आदमी था और उसने अपने शरीर पे भैंस की खाल से बनी कंबल ओढ़ी थी। नारू समझ जाती है कि ये लोग जानवरों के तस्कर हैं और इन्हीं लोगों ने उन भैंसों की निर्मम हत्या की थी। नारू को मिला वो मेटल ट्रैप भी इन्हीं लोगों द्वारा लगाया हुआ था। उनमें से एक नाविक उससे प्रेडेटर के बारे में पूछताछ करता है। पता चलता है कि इन लोगों को भी प्रेडेटर का जंगल में होने का पता चल गया था और ये लोग भी उसे पकड़ना चाहते थे। उन्होंने नारू के भाई ताबे को भी पहले से ही कैद कर रखा था। उनका लीडर उसके सामने ताबे को प्रताड़ित करता है। फिर वो लोग ताबे और नारू को जले हुए पेड़ों के बीच में प्रेडेटर के चारे के रूप में बांध के प्रेडेटर की ताक में निशाना लगाए इंतजार करने लगते हैं। तभी प्रेडेटर वहां अदृश्य रूप में आके फ्रेंचों को मौत के घाट उतार देता है। उड़ती हुई राख के कारण वो दिखने लगता है। नारू ताबे को बताती है कि प्रेडेटर सिर्फ शिकारियों का शिकार करता है, ना कि निहत्थे इंसानों का।
क्योंकि जब वो मेटल ट्रैप में फंसी थी तब प्रेडेटर के पास मौका होते हुए भी उसने उसे नहीं मारा था। अभी वो दोनों निहत्थे हैं तो प्रेडेटर उन्हें नहीं मारेगा। ताबे उससे पूछता है कि प्रेडेटर को कैसे मारा जा सकता है, जिस पर नारू कहती है कि उसे नहीं पता कि प्रेडेटर को मारा जा सकता है या नहीं। इस पर ताबे कहता है कि अगर प्रेडेटर का खून निकलता है तो उसे मारा जा सकता है। तभी प्रेडेटर का पैर ट्रैप में फंस जाता है। फ्रेंच समझते हैं कि उन्होंने प्रेडेटर को पकड़ लिया, लेकिन ऐसे ट्रैप तो प्रेडेटर के लिए मात्र खिलौने थे। वो एक झटके में सबको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन और फ्रेंच आके प्रेडेटर को चारों ओर से घेर उस पे फायरिंग करने लगते हैं। तब प्रेडेटर अपने हाथ से गॉन्टलेट निकालकर उसमें टाइम बॉम्ब सेट करने लगता है। इसी बीच नारू अपनी होशियारी से पत्थर और ट्रैप की मदद से रस्सी काट ताबे और खुद को आजाद कर लेती है। टाइम बॉम्ब सेट करके प्रेडेटर पेड़ ही पेड़ कूदते हुए ऊपर ही ऊपर भाग जाता है। ताबे और नारू भी वहां से भाग जाते हैं और फिर उस टाइमर का टाइम पूरा होते ही बॉम्ब की 3 चक्री निकल के उन फ्रांसीसियों के बीच ऐसे जोरदार धमाके से फटती है कि उनकी 3 पुश्तें भी पैदा होने से इनकार कर देंगी। नारू फ्रेंच कैंप पहुंच के नाविकों को मौत के घाट उतार के अपने कुत्ते को छुड़ा लेती है। उधर प्रेडेटर अपने घाव पे मरहम लगाकर उन्हें सही कर लेता है। वहाँ एक फ्रेंच नाविक जिसका पैर कट चुका था नारू से मदद मांगता है और बदले में उसे बंदूक चलाना सिखाने की पेशकश करता है। नारू उसकी मरहम पट्टी करती है और वो उसे बंदूक चलाना सिखाता है। फिर उसके बढ़ते हुए दर्द को देख नारू उसे केसरी फूल खिलाती है। वो ठंड के मारे कांपने लगता है। तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है। प्रेडेटर को आता देख वो फ्रेंच नाविक मरने का नाटक करने लगता है। ताज्जुब की बात थी कि प्रेडेटर उस फ्रेंच नाविक को नहीं देख पा रहा था। दरअसल हुआ ये था कि केसरी फूल खा लेने से फ्रेंच नाविक के शरीर का तापमान काफी गिर गया था, इसलिए उसके शरीर की गर्मी को प्रेडेटर पकड़ नहीं पा रहा था। ये सब नारू देख रही थी। वो केसरी फूल के इस गुण को समझ जाती है। तभी जाते हुए प्रेडेटर का पैर फ्रेंच नाविक की चोट पे पड़ जाता है। नाविक दर्द से बिलबिलाते हुए चीख पड़ता है। बस तभी प्रेडेटर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद प्रेडेटर सरी को मारने ही वाला होता है कि तभी ताबे वहां आता है और प्रेडेटर पे जोरदार वार करता है, जिससे उसका मास्क निकल के गिर जाता है। अब मास्क के लाल किरण के निशाने पे सरी नहीं था बल्कि पेड़ था, इसलिए तीर सरी की तरफ होते हुए भी वो घूम के पेड़ पे ही जा लगता है। यानी जिधर लाल किरण का निशान तीर भी उधर ही लगेगा। नारू ये सब बहुत ध्यान से देख रही होती है और वो लाल किरण के निशान और तीर के बीच का संबंध अब अच्छे से समझ चुकी थी। उसे ये भी समझ आ गया था कि 3 तीर मारने के बाद लाल किरण का निशान गायब हो जाता है। प्रेडेटर अपना मास्क दोबारा धारण कर लेता है। तभी नारू प्रेडेटर का ध्यान अपनी ओर खींचती है। प्रेडेटर का ध्यान हटते ही ताबे प्रेडेटर का ही भाला उसकी छाती के आर पार घुसेड़ देता है। प्रेडेटर और ताबे में घमासान युद्ध चल रहा था। ताबे का पलड़ा भारी पड़ता देख प्रेडेटर खुद को अदृश्य कर लेता है। तभी ताबे को एहसास होता है कि प्रेडेटर उसके पीछे ही है। वो नारू को यहाँ से भागने के लिए कहता है। वो नारू से कहता है कि प्रेडेटर नारू को खतरा नहीं समझता, इसलिए प्रेडेटर नारू के पीछे नहीं आएगा। इतने में ही प्रेडेटर ताबे को मौत के घाट उतार देता है। असहाय नारू वहां से भाग जाती है। नारू वापस जंगल में भाग जाती है। वहां उसे फ्रेंच नाविकों का बेरहम लीडर दिखाई देता है, जो प्रेडेटर से बचने में कामयाब हो गया था। उसे देख के उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। नारू उसे एक वार में ही बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो अपना एक पैर कटा हुआ पाता है। नारू ने उसका एक पैर काट दिया था। वो चिल्लाते हुए नारू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन नारू उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, प्रेडेटर से अपने भाई की मौत का बदला। उसने फ्रेंच लीडर को वहां चारे की तरह रखा था। नारू केसरी फूल खा लेती है और प्रेडेटर का इंतजार करने लगती है। नारू ने फ्रेंच लीडर के सामने जानबूझ के खाली बंदूक रख दी थी। वो बंदूक नारू पे तानता है। तभी प्रेडेटर वहां आ जाता है। फ्रेंच लीडर के हाथ में हथियार देख वो उसे मौत के घाट उतार देता है, लेकिन वो नारू को देख नहीं पा रहा था। ये उस केसरी फूल का कमाल था। तभी नारू प्रेडेटर के सिर पे गोली मार के उसका मास्क लेके वहां से भाग जाती है। इसके बाद नारू एक ट्रैप तैयार करती है। वो प्रेडेटर के मास्क को 2 चट्टानों के बीच में स्थापित कर देती है। फिर फ्रेंच लीडर के कटे पैर से खून की लकीर बनाकर वो प्रेडेटर को अपनी तरफ लेकर आती है और फिर वो प्रेडेटर पे पेड़ के ऊपर से छलांग लगा के उसे घायल कर देती है। तभी सरी भी प्रेडेटर की बखियां उधेड़ने लगता है। फिर वो प्रेडेटर को ट्रैप में फंसाकर उसका हाथ काट देती है। प्रेडेटर उस पर अपने तीखे ढाल से प्रहार कर उसकी गर्दन काटने को होता है, लेकिन 2 चट्टानों की वजह से नारू बच जाती है। प्रेडेटर और जोर लगाकर चट्टान काटने लगता है। तभी नारू उसी का दांत उखाड़ के उस पर तेज प्रहार करती है।
प्रेडेटर दर्द से बिलबिलाकर उसे छोड़ देता है। उसके बाद नारू के एक आवाज पे उसका कुत्ता उसे फरसा ला के दे देता है। नारू फरसे से वार कर खुद दलदल के उस पार कूद के प्रेडेटर को दलदल में गिरा देती है। प्रेडेटर दलदल में डूब जाता है, लेकिन वो फिर से दलदल से निकलता है और अपना हथियार निकाल के जैसे ही सामने बैठी नारू पे पैना तीर मारता है, वो तीर घूम के उसी के सिर के आर पार हो जाता है। क्योंकि वो जिस जगह खड़ा था ठीक उसके पीछे नारू ने उसके मास्क को स्थापित किया था और उससे निकलती किरणें प्रेडेटर के सर पर पड़ रही थी और अंततः प्रेडेटर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक शिकारी एक बार फिर से शिकार बन चुका था और नारू ने अपना कतामिया पूरा कर लिया था। फिर नारू अपने कबीले लौट के प्रेडेटर का सिर उपहार स्वरूप सरदार के चरणों में अर्पण कर देती है और साथ ही सरदार को फ्रेंच नाविक की पिस्तौल सौंप देती है, जिसपे उस नाविक का नाम छपा था राफेल एडोलिनी और साल छपा था 1715। ये वही पिस्तौल थी जो प्रेडेटर 2 में इंस्पेक्टर हरीरगन को एक प्रेडेटर द्वारा इनाम में दी गई थी। अब ये पिस्तौल उस प्रेडेटर के पास कैसे आई ये तो समय ही बताएगा। उसके बाद नारू सरदार से कहती है कि उन्हें अपना कबीला वहां से दूर अब किसी दूसरे स्थान पे बनाना चाहिए, क्योंकि वो जगह अब खतरे से खाली नहीं है। और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।